एक बार फिर से आप सभी का मन स्टडी सेंटर में बहुत 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 स्वागत है। आज आप लोगों को कक्षा 12 का केमिस्ट्री में 10वां चैप्टर हाइलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। हाइलो एल्केन के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे ये हाइलो एल्केन क्या होते हैं, हाइलो एल्केन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, हाइलो एल्केन का उपयोग क्या है। मतलब कहने का ये कि जो भी बातें हम लोग पढ़ेंगे वो केवल हाइलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइलो एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन देखिए, हाइलो एल्केन देखिए, ये जो हाइलो एल्केन नाम का शब्द है, इस शब्द को थोड़ा गौर से पढ़िए। देखिए, हाइलो है और एल्केन है, हाइलो है और क्या है, एल्केन है। ये हाइलो का मतलब होता है, ये हाइलोजन से बिलोंग करता है। हाइलो का मतलब किससे बिलोंग करता है, हाइलोजन से। हाई एल्केन है, ये हाइलोजन है और ये एल्केन है, ये है। एल्केन का मतलब आप लोग जानते हैं। पहले एल्केन का मतलब हम थोड़ा सा बता दें आप लोगों को कि एल्केन का मतलब होता है वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को एल्केन कहते हैं। और ये एल्केन जब भी हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें कि ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो होते हैं ये 17वें समूह में पाए जाते हैं। इनकी वर्ग संख्या क्या होती है, 17 होता है, अर्थात जीरो समूह से पहले। और जीरो समूह के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो जीरो समूह के तत्व होते हैं ये अक्रिय होते हैं, कुछ तत्व निष्क्रिय भी होते हैं। और अक्रिय में निष्क्रिय में थोड़ा सा का अंतर है। जब आप लोगों को आवर्त सारणी या दूसरे वीडियो के अंतर्गत आवर्त सारणी नाम का चैप्टर बताया है, उसके अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से के बाद मतलब 18वें समूह में कुछ अक्रिय तत्व हैं और कुछ निष्क्रिय तत्व हैं, दोनों प्रकार के तत्व हैं। लेकिन कुल मिलाकर उन सभी तत्वों को जीरो समूह के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन ये जीरो समूह से पहले वाला 17वां समूह है जो पूरे पीरियाडिक टेबल के अंतर्गत, पूरे आवर्त सारणी के अंतर्गत पूरे आवर्त सारणी के अंतर्गत इसमें पूरे आवर्त सारणी के अंतर्गत हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, या ये कहें कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे अधिक होती है। इन सभी तत्वों की हाइड्रोजन परिवार के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सभी तत्व हैं जो हाइड्रोजन परिवार के अंतर्गत आते हैं। इन सभी तत्वों को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, और ये विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो ये एल्केन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, एल्केन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो और हटा के जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को क्या कहते हैं बच्चों, हाइलो एल्केन कहते हैं। मतलब हाइलो एल्केन का मतलब वे हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिसके प्रतिस्थापन हाइड्रोजनों द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक को हाइलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन समझ में आ गया? फिर से सुनिए, हाइलो एल्केन का मतलब वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी हाइड्रोजनों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हाइड्रोजनों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में
एकल बंध उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को एल्केन कहते हैं। और ये एल्केन यदि हाइड्रोजनों के साथ जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिकों को हाइलो एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया हाइलो एल्केन ना? ये जो हाइलो एल्केन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये हाइलो एल्केन निम्न प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला होता है मोनो हाइलो एल्केन, दूसरा होता है डाई हाइलो एल्केन या डाई हेलाइड कहेंगे उसको, मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड। मतलब हाइलो एल्केन निम्न प्रकार के। पहला मोनो हेलाइड, ऐसे हाइलो एल्केन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या केवल एक होती है। जैसे मान लीजिए ये लिख दें CH3X या इसी को लिख दें CH3Cl, तो ये CH3Cl है ना, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है भाई? एक है ना। तो जब हाइड्रोजन की संख्या इसमें एक है तो ऐसे यौगिक को मोनोहैलाइड कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे? मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब क्या? मोनो का मतलब बस समझिए ना भाई, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई होते हैं, और ये हैलाइड का मतलब, मोनो का मतलब एक, हाइलाइड का मतलब हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात जिस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? एक हो, तो ऐसे यौगिक को मोनोहैलाइड कहते हैं। जैसे समझ में आ रहा है ना? मोनोहैलाइड समझ में आ गया? ऐसे हैलाइड होते हैं, ऐसे हाइलाइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मात्र एक होती है। ऐसे हाइलाइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मात्र एक होती है, ऐसे हाइलाइड को मोनोहैलाइड कहते हैं। और यदि किसी हाइलो एल्केन में, यदि किसी हाइलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है, जैसे इसी पर देख लीजिए ये CH2 हो गया, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, तो ये Cl2 हो गया, इसका मतलब इस यौगिक के अंतर्गत, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 Cl2 CH2 Cl2 CH2 Cl2, तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को डाई हैलाइड कहते हैं। सॉरी, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब समझ में रहे हैं? जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 2 हो, तो डाई हैलाइड हो जाएगा। जिसमें 3 हो, ट्राई हैलाइड हो जाएगा। और जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो तो वो टेट्रा हैलाइड हो जाएगा। समझ में आ गया ना? मोनोहेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड समझ में आ गया? तीनों समझ में आ गया? चारों समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, चारों समझ में आ गया। तो पहला मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक होती है। डाई हेलाइड, डाई हेलाइड के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तीसरा होता है ट्राई हेलाइड, ट्राई हेलाइड के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होती है। और चौथा होता है टेट्रा हेलाइड, टेट्रा हेलाइड के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। टेट्रा हेलाइड के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये बात सबको समझ में आ गया ना? अब आगे आपको देखते हैं, बताते हैं कि ये जो हाइलो एल्केन है, इस हाइलो एल्केन के अंतर्गत ये प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, तृतीयक कार्बन क्या होता है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये जो कार्बनिक यौगिक है ना, बहुत सारे अधिक है। ये अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब सेचुरेटेड यौगिक भी बनाते हैं और अनसेचुरेटेड यौगिक भी बनाते हैं। लेकिन ये जो हाइलो एल्केन पढ़ेंगे, इसके बाद हाइलो एरिन या हाइलो एल्किन नाम का पॉइंट पढ़ेंगे, तो हाइलो एल्किन का मतलब कि एल्किन से जुड़ा होगा। हाइलो एल्केन का मतलब जो हाइलो होगा, हाइड्रोजन परमाणु होगा, वो एल्केन से जुड़ा होगा। हाइलो एल्किन के अंतर्गत जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो एल्किन से जुड़ा होगा। इसका मतलब कि अभी हम लोग आप लोगों को हाइलो एल्केन के बारे में पढ़ा रहे हैं, और हाइलो एल्केन के अंतर्गत मोनोहेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड और टेट्रा हेलाइड। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना? मोनोहेलाइड समझ में आ गया? यदि देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं
प्राथमिक कार्बन क्या होता है? प्राथमिक कार्बन, ये प्राथमिक कार्बन का मतलब, प्राथमिक कार्बन यदि मान लीजिए हैलो एल्केन में किसी कार्बन की, हैलो एल्केन में किसी कार्बन की, देखिए बच्चों, तो ये जो हम लोग हैलो एल्केन का प्रकार देखे हैं वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि ये मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड जो है इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या जिसमें एक होती है यह फिर से 3 प्रकार का होता है, जिसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड देखेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड देखेंगे और तृतीयक एल्किल हैलाइड देखेंगे। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? ये ऐसे हैलो एल्केन होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या एक होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये मोनोहेलाइड का प्रकार है। मोनोहेलाइड का, मोनोहेलाइड समझ में आया ना? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये हैलो एल्केन कितने प्रकार का बताया है? 4 प्रकार का। कौन कौन? मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड। अब हम आपको बता रहे हैं कि मोनोहेलाइड जो है, मोनोहेलाइड यह 3 प्रकार का, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे मान लीजिए ये CH3Cl हो जाए या CH3Cl हो जाए, या ये हो सकता है CH3CH2Cl ये हो जाए, तो इसका मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब वे हैलो एल्केन होते हैं, या ये कहें कि वो मोनोहेलाइड होते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड वे मोनोहेलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी कम से कम एक संयोजकता कार्बन से संतुष्ट होता है, या केवल हाइड्रोजन से संतुष्ट होता है। मतलब जिससे यह हैलोजन जुड़ा होगा उसकी संयोजकता यदि एक कार्बन से संतुष्ट होती है, एक कार्बन से संतुष्ट होती है या किसी अन्य परमाणु से संतुष्ट होती है, जैसे इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत कार्बन की 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो रही हैं और एक संयोजकता क्लोरीन द्वारा संतुष्ट हो रहा है। यहां पे देखेंगे कि एक कार्बन की ऐसे, तो यहां पे जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, उसकी एक संयोजकता किसी कार्बन द्वारा संतुष्ट हो रहा है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड को प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब ऐसे मोनोहेलाइड होते हैं जिसमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसकी संयोजकता अन्य परमाणुओं से संतुष्ट होती है, या कम से कम एक संयोजकता किसी कार्बन से संतुष्ट होती है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड को प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ रहे ना? इसके बाद होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई? कि ये ऐसे मोनोहेलाइड होते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड ऐसे मोनोहेलाइड होते हैं जिसमें कार्बन की संयोजकता जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन की संयोजकता 2 कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये C है और इससे ये Cl लग गया और यहाँ पे CH3 लग गया और यहाँ पे CH3 लग गया और यहाँ पे H लग गया। मतलब यह ऐसा कार्बन है जिसकी 2 संयोजकताएं तो कार्बन से संतुष्ट हो रही हैं और एक संयोजकता हाइड्रोजन से
और एक संयोजकता क्लोरीन से, अर्थात जिस कार्बन से यह क्लोरीन लगा हुआ है उसकी दो संयोजकताएं कार्बन परमाणु से संतुष्ट होती हैं, अर्थात ये कहें कि एक ही परमाणु से संतुष्ट होती हैं, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब वे हाइड्रोजन वे हाइलो एल्केन होते हैं या वे मोनोहैलाइड होते हैं जिसमें कार्बन की 2 संयोजकताएं कार्बन द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ में आ गया ना? अगर यहीं पे मान लीजिए ऐसे हो जाता कि एक कार्बन की 3 संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट होती हैं और चौथी संयोजकता क्लोरीन से होती है, मतलब किसी हाइड्रोजन से होती है, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तृतीयक एल्किल हैलाइड नहीं समझ में आ रहा? देखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? तृतीयक एल्किल हैलाइड देखिए ना, यहां से समझ में आ जाएगा। जिस कार्बन की कम से कम 3 संयोजकता किसी अन्य परमाणु से कार्बन से संतुष्ट होती है और एक संयोजकता किसी हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो यहाँ पे केवल क्लोरीन जरूरी नहीं है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब कुछ भी का मतलब केवल हाइड्रोजन परमाणु का कुछ भी कह रहे हैं, अभी नहीं कि दूसरे परमाणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की केवल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के चैप्टर का नाम ही है क्या? हाइलो एल्केन। क्या नाम है? हाइलो एल्केन। तो हाइलो एल्केन के अंतर्गत ये कार्बन की 3 संयोजकताएं कार्बन परमाणु से संतुष्ट होती हैं और एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट होती हैं, तो ऐसे कार्बन को तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं या इस कार्बन को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया? है समझ में? हाइड्रोजन परमाणु, फिर से पे अटेंशन टू व्हाट आई से प्लीज, ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं आप लोगों को। ये हाइलो एल्केन में जो हाइड्रोजन के आधार पर हाइलो एल्केन का प्रकार बताए हैं 4 प्रकार का। किसके आधार पर? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन का वर्गीकरण बताया कि संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का होगा। पहला आपको बताएं मोनोहैलाइड, दूसरा बताएं डाइहैलाइड, तीसरा बताएं ट्राइहैलाइड, चौथा बताएं टेट्राहैलाइड। अब ये जो मोनोहैलाइड होता है, मोनोहैलाइड जो होता है यह 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं और तृतीयक एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। यह हाइलो एल्केन समझ में आ रहा है ना? हाइलो एल्केन का वर्गीकरण समझ में आ रहा है? मोनोहैलाइड का प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोनोहैलाइड समझ में आ गया ना बच्चों? ये आप लोगों को वर्गीकरण समझ में आ गया ना? अब हम आप लोगों को बता दें हाइलो एल्केन का नामकरण। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के नजरिए से यह हाइलो एल्केन का नामकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा हमको तुरंत बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आएगा क्यों नहीं, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इसको समझना बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल थोड़ा सा हमारे साथ लग जुड़ जाइए और इस बात को समझने का प्रयास करिए। 100% समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो हम कैसे कर दे कैसा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग, जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अब आप लोगों को बता दें नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन्स।
नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। देखिए ध्यान से पढ़िए बच्चों, एकदम समझ में आएगा। हैलो एल्केनों का नामकरण, हैलो एल्केनों का नामकरण। देखिए बच्चों, बहुत आसान, बहुत आसान। थोड़ा सा कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत आसान, एक बार कोशिश करिए, 100% समझ में आएगा आप लोगों को हैलो एल्केन का नामकरण। तो ये हैलो एल्केन का नामकरण देखा जाए बच्चों, ये जो हैलो एल्केन होते हैं इनका नामकरण एल्केन की तरह ही, हैलो एल्केन का नामकरण एल्केन के तरह ही दो भागों से मिलके बनेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पुरुलग्न होगा और दूसरा हम लोग देखेंगे अनुलग्न होगा, और तीसरा भी इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो तीसरा पार्ट होगा वह मूल शब्द होगा। क्या होगा? मूल शब्द होगा। तो पुरुलग्न हैलोजनों का जो पुरुलग्न होता है उसको बोलते हैं हैलो। हैलो मतलब समझ रहे हैं? हैलो का मतलब ये हैलोजन होता है तो हैलो कह दिए। अगर फ्लोरीन हुआ तो कह दिए फ्लोरो, अगर फ्लोरीन हुआ तो बोल दिए उसका पुरुलग्न होगा फ्लोरो, अगर क्लोरीन हुआ तो बोल देंगे क्लोरो, अगर क्लोरीन हुआ तो बोलेंगे क्या? क्लोरो, अगर आयोडीन हुआ तो बोलेंगे आयोडो, आयोडो होगा। अगर मान लीजिए ब्रोमीन हुआ तो इसका लिखेंगे ब्रोमो, इसका क्या लिखेंगे बच्चों? ब्रोमो। ये हैलो एल्केन के नामकरण के लिए, ये हैलो एल्केन का नामकरण करते हैं तो ये सारे शब्द पुरुलग्न के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नीचे तक दिखाई दे रहा है ना? नीचे तक दिखाई दे रहा है? हेलो, नीचे तक दिखाई दे रहा है? तो ये हैलो एल्केन का नामकरण करते हैं तो फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए पुरुलग्न का प्रयोग करते हैं, क्लोरो, क्लोरीन के लिए प्रयोग करते हैं, आयोडो, आयोडीन के लिए प्रयोग करते हैं, और ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए प्रयोग करते हैं। क्या? पुरुलग्न के रूप में। किस रूप में भाई? पुरुलग्न के रूप में इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो जनक योगी का अनुलग्न होता है, नाम होता है, उसके आधार पे हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो हैलो एल्केन का नामकरण भी देखेंगे, दो पद्धति के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहला पद्धति होगा निरर्थक पद्धति और दूसरा पद्धति होगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन कौन सा पद्धति होगा? दो पद्धति बताए ना अभी आप लोगों को, दो पद्धति बताए ना, कौन कौन बताए? पहला बताए निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति, और दूसरा बताए अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब ये निरर्थक पद्धति के अंतर्गत जो नामकरण करते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत जो पुरुलग्न होता है आइसो होता है, नियो होता है, आइसो होता है और नियो होता है। आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है कि इसमें जो श्रृंखला होता है, मतलब आइसो का प्रयोग तब करते हैं, आइसो या नॉर्मल। देखिए आइसो या नॉर्मल, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब उस यौगिक में कोई साइड चेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? साइड चेन। साइड चेन को हिंदी में कहते हैं बच्चों पार्श्व श्रृंखला। क्या कहते हैं? पार्श्व श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों कि जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है लेकिन मुख्य श्रृंखला में नहीं होता है, तो ऐसे चैन को, ऐसे श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, साइड चैन कहते हैं। तो आइसो का प्रयोग तब करते हैं, नॉर्मल का प्रयोग तब करते हैं जब उसमें कोई साइड चैन उपस्थित नहीं होता है, उस समय आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। नियो शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब उसके अंतर्गत साइड चैन उपस्थित होता है, उस समय नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बोर्ड के परीक्षा में निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति से पूछे जाएंगे।
किस पद्धति से पूछे जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय पद्धति से पूछे जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति से पूछे जाएंगे तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना होगा, और मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के लिए सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होगा। और सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो कि मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते समय, कार्बन की गिनती करते समय इस बात का ध्यान रहे कि जो उसमें हाइड्रोजन परमाणु है वह कम संख्या पर आए, कम अंकन में आए, पहले आए, कम संख्या पर आए। इसका मतलब मान लीजिए CH3, CH2, C, Cl, CH2, या मान लीजिए CH3 है। यदि इसका नामकरण करेंगे तो इसके नामकरण के लिए कार्बनों की संख्या को काउंट करेंगे, और कार्बनों की संख्या को काउंट करने के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन परिवार का तत्व जो है, हाइड्रोजन परमाणु है, वो नजदीक हो। तो नजदीक हो इसका मतलब कि अगर इधर से काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो काउंटिंग उधर से करना है जिधर से कम संख्या वाले पे पड़े, अर्थात इधर से जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, दूसरे नंबर की तरफ से काउंटिंग करेंगे। तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखिएगा कि काउंटिंग करते समय हो सकता है कि हाइड्रोजन परिवार के एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह हो, उस समय अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब कि हो सकता है कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात की जाए तो बी पहले आता है, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद एफ, उसके बाद आई। मतलब इस अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रख के नामकरण करिएगा। जैसे एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग करेंगे, जैसे इसका नामकरण किया जाए तो इसके नामकरण के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का पूर्वलग्न लिखा जाता है, जो अभी हम आपको दिखाए हैं कि क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो शब्द का प्रयोग करेंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो शब्द का प्रयोग करेंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडो शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो शब्द का उपयोग करेंगे। ब्रोमो कह रहे हैं भैया, ब्रोमो, बोलेरो नहीं, ब्रोमो कह रहे हैं, तो ब्रोमो शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन का पोजीशन लिख दिए, स्थिति लिख दिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कितने नंबर से जुड़ा है भाई? तो 2 नंबर से ना, तो 2 नंबर से जुड़ा है तो लिख दिए 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। देखिए 2 क्लोरो, लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितना है बच्चों? तो 4 है, तो 4 है तो इसके लिए मूल शब्द जो होगा वो ब्यूट होगा। अच्छा, मूल शब्द में दिक्कत है क्या? मूल शब्द अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेक्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डोक ना। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 है तो ब्यूट का प्रयोग करेंगे। ब्यूट एल्केन है सभी, इसीलिए एन जोड़ देंगे, अर्थात इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसा समझ में ना। अगर यही मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 से अधिक हो, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे एक और क्लोरीन लगा हो, तब क्या करेंगे? तब लिखेंगे 2 डाई, मतलब 2 के लिए एक ही क्रियात्मक समूह अगर 1 से अधिक बार आए, अगर एक ही क्रियात्मक समूह 1 से अधिक बार आए तो 1 से अधिक बार आएगा तो कौ बार आएगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये ना आएगा। 1 से अधिक का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो 1 से अधिक बार आएगा तो अगर 2 बार आएगा तो डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर 3 बार आएगा तो ट्राई शब्द का प्रयोग करेंगे, 4 बार आएगा टेट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे, 5 बार आएगा पेंटा शब्द का प्रयोग करेंगे, और इन शब्दों के आधार पर उन यौगिकों का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, एक ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 बार है तो इसके लिए डाई शब्द का प्रयोग किए तो हो गया 2 डाई क्या
डाई किसके लिए भाई? क्लोरो के लिए ना। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे लिखेंगे 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। समझ आ गया ना? तो इस तरह से हेलो एल्केन का नामकरण करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें साइड चेन कोई दूसरा भी लगा हो, तो साइड चेन हो सकता है कि मेथिल लगा हो, या हो सकता है कि एथिल लगा हो, या हो सकता है कि प्रोपिल लगा हो। अर्थात मूलक के रूप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल अगर लगा हो, तो आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो के अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा कि मूलकों का नामकरण कैसे करते हैं। अगर मूलकों का नामकरण ना समझ में आए तो फिर हमको बताइएगा आप लोग, फिर हम उसके लिए एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे और इन एल्केनों का नामकरण करके फिर से हम आप लोगों को नामकरण बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।